हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू बोधिसत्व पीसीएस। माय डियर फ्रेंड, जब से बीपीएससी के द्वारा मेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट चेंज हो गया है, तब से अभी आंसर राइटिंग में महारत हासिल करना समय की अनिवार्यता है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो यदि आप मास्टरिंग नहीं करते हो आंसर राइटिंग में, तो आपका ज्ञान अर्जन जो है निरर्थक हो जाएगा, उसका सुप्रभाव और उसका सुफल जो है आपको प्राप्त नहीं होगा। आपने देखा भी होगा, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स जो पढ़ने में समझने में काफी होशियार होते हैं, लेकिन उनको आंसर राइटिंग की समझ नहीं होती है, आंसर राइटिंग में महारत हासिल नहीं होती है। इसी वजह से एग्जामिनेशन में पिछड़ जाते हैं और प्रॉपर ज्ञान होने के बावजूद, एबिलिटी होने के बावजूद भी वो एग्जाम को नहीं क्रैक कर पाते हैं। तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है इस सेशन में। आंसर राइटिंग से रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा कि कैसे जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक आप जाओगे। इस पूरे वीडियो लेक्चर को मैंने 3 सेगमेंट में बांटा है। पहले सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे जीरो लेवल के बारे में, उसके बाद सेंट्रल लेवल के बारे में, इसके बाद हायर लेवल के बारे में। देखिए, सिलेबस चेंज हो चुका है, फॉर्मेट चेंज हो चुका है, तो अभी हर एक सेक्शन में जो 3 सेक्शन होता है, यदि फर्स्ट पेपर की बात छोड़ दें, उसका तीसरा सेक्शन जो है डीआई का होता है, तो 5 क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर वाला आपको बीपीएससी लिखवाता है। तो इसमें समय की, शब्द सीमा की, सबका जो है मैनेजमेंट यदि प्रॉपर तरीके से नहीं करोगे, आपका स्पीड नहीं प्रॉपर रहेगा, तब तक एग्जाम को आप नहीं क्रैक कर पाओगे माय डियर फ्रेंड। काफी सीरियस चर्चा होने वाला है, मुद्दा काफी सीरियस है, तो बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। इस वीडियो लेक्चर के दौरान काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आंसर राइटिंग से रिलेटेड आपकी सारी शंकाएं जो है दूर हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वहीं जो सब करते हैं, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा देना, ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि इसका लाभ जो है मैक्सिमम लोगों को मिल सके। वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपना प्रमोशन कर दूं। वी हैव स्टार्टेड अचीवर बैच फॉर 69 बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इन दिस बैच वी आर कवरिंग ऑल पार्ट ऑफ जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर विद करंट एंड बिहार इनपुट्स। ठीक है, इसमें 100+ टॉपिक एससी के कवर करे जाएंगे। मात्र 2499 रुपए इसका फी है। वीकली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी है, और जो आप लिख के सेंड करोगे पीडीएफ के फॉर्म में, वो सारी चीजें प्रॉपर मार्किंग के साथ आपको सेंड बैक करी जाएंगी। और हम अपना सारा क्लास थ्रू वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ नोट्स अपने टेलीग्राम पेड प्राइवेट ग्रुप में अवेलेबल करवाते हैं एज पर आवर टाइमिंग और शेड्यूल। इफ यू वांट टू ज्वाइन अस देन यू कैन कॉल ऑन 981063 और दूसरा नंबर है 9717058805। मैं इसमें लिख देता हूं 9717058805 एक नंबर है, और दूसरा नंबर है 9810638805। इन दोनों नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो माय डियर फ्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे जीरो लेवल से। जो नए बच्चे हैं उनको किस तरीके से स्टार्टिंग करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द जीरो लेवल मैं आपको बताऊंगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन पेपर की। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? आप अभी जो फिलहाल पेपर हुआ है 68 बीपीएससी का, नए पैटर्न पे हुआ है, नए फॉर्मेट पे हुआ है, उस क्वेश्चन पेपर को लो। उस क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक सेक्शन में 5 प्रश्न जो है शॉर्ट आंसर वाले होते हैं, जिसमें शब्द सीमा काफी कम रहती है और कम समय में आपको सारी चीजें लिखनी होती है। तो आपका ज्ञान जो है अब हॉरिजॉन्टल लेवल पे काफी, इसका होराइजन बढ़ना चाहिए, आपके ज्ञान का होराइजन, अंडरस्टैंडिंग का होराइजन बढ़ना चाहिए। साथ में आंसर राइटिंग में महारत आपको हासिल होनी चाहिए। बहुत लोग कहते हैं डे 1 से ही आंसर राइटिंग में महारत कैसे हासिल करें। डे 1 से कुछ नहीं होता, ये प्रॉपर प्लानिंग से होता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, जीरो लेवल, फिर सेंट्रल लेवल पे जाओगे, फिर एडवांस लेवल पे जाओगे। ठीक है, तो आपने इसमें समझ लिया, आपने देखा कि शॉर्ट आंसर लिखवा रहा है बीपीएससी। हर एक सेक्शन में 5-5 क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर वाले होते हैं। इसके साथ लॉन्ग आंसर लिखवाता है सीधे 38 मार्क्स का। अब जो है इसमें स्पेस भी देने लगा है कि दिए गए जो जगह है, एक पेपर है, मान लीजिए ये पेपर जो देता है लिखने के लिए, इसी पे क्वेश्चन रहेगा और दिए गए जगह में आपको लिखना होगा। ठीक है, और तो शब्द सीमा
समय सब कुछ मैनेज करना है और स्पेस भी मैनेजमेंट करना है। तो आपकी अपनी राइटिंग पे टोटल महारत हासिल करनी चाहिए। आपको ज्ञान अर्जन तो होना ही चाहिए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, साथ में आपको कलात्मक भी होना पड़ेगा और इस कला का प्रदर्शन आपको एस्से में भी करना है। तो यहां पे अब इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम एंड प्रैक्टिस जो है काफी मतलब हाई लेवल पे पहुंच चुका है। कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करते हो, कितना प्रैक्टिस करते हो, कितना महारत हासिल करने की कोशिश करते हो, परफेक्शन के लिए कितना नित्य नए आयामों को छूते हो, परिश्रम करते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो ये चीजें आ गई समझ में कि हमने फॉर्मेट देख लिया, क्वेश्चन पेपर का सिलेबस समझ लिया, सारी चीजें समझ लिया। अब बात करते हैं जीरो लेवल से हम शुरुआत कैसे करें नए बच्चों से, या जिनको लिखना नहीं आता, जो पुराने हो चुके हैं, 1-1.5 साल एग्जामिनेशन में जाते हैं तो दिमाग जो है ब्लैंक हो जाता है और अपने चीजों को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। जो पढ़ा लिखा ज्ञान है उनका रिकॉल नहीं हो पाता एग्जाम में, तो उनको कैसे प्रैक्टिस करनी चाहिए जीरो लेवल पे विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर आप ही मजाक कर रहे हैं, ये एनसीईआरटी से अब हम क्वेश्चन लिखने बैठे हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंस बता दे रहा हूं थ्रू एग्जाम्पल। ठीक है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, मैं अभी आपको बता देता हूं। ठीक है, ये हमारा गया था डेस्क 1। अब देखिए ये 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी है, मैं ये इसको स्क्रॉल करने में काफी समय लगा है। 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी है जिसमें मैं आपको दिखा ही दे रहा हूं। ये चैप्टर कौन सा था, भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद, देखिए इसे। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद पूरा 10-20 पेज का जो है, 20-22 पेज का ये पूरा चैप्टर है, क्लास 10th एनसीईआरटी का है, भारत में राष्ट्रवाद। अब इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद आप नीचे जाओगे, अध्याय 2 है ये क्लास 10th एनसीईआरटी का, तो आपको यहां पे क्वेश्चन दिया रहता है प्रैक्टिस करने के लिए। काफी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं, संक्षेप में लिखें, व्याख्या करना है। अब देखिए यहां पे आप कैसे व्याख्या करोगे, आपको क्या समझ में आ रहा है। ये पहला प्रश्न, आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, आप एनसीईआरटी को कम क्यों आंक रहे हो। देखिए मार्केट में तो ये है कि डरा के कहेंगे भैया 20,000 रुपया लगेगा, टेस्ट सीरीज लो, 15-20 टेस्ट सीरीज और 15-20 हजार रुपया आपका चला जाएगा। ठीक है, तो वो 15 टेस्ट सीरीज से आपका कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, आप कुछ भी सोचो, मैं आपको हकीकत जो है वही बताऊंगा। ये अभी का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है ना, वो सही है। कोचिंग का मार्गदर्शन चाहे मेरे पास लो या कहीं और लो, तो वैसे हम काफी कम फी में जो है काफी एडवांस लेवल का आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो हमारा सब्स्टिट्यूट अभी मार्केट में है नहीं। मैं अपनी बखान नहीं कर रहा हूं, लेकिन अपने इंपॉर्टेंस को आपके साथ साझा कर रहा हूं, ताकि मैं जो मेहनत कर रहा हूं, हमारी टीम जो मेहनत कर रही है आपके लिए, उसका फायदा जो है आप तक काफी ज्यादा पहुंच सके, मैक्सिमम लोगों को पहुंच सके और कम पैसे में भी पहुंच सके। ठीक है, लोग 80-80 हजार रुपया दे के भी हमारे लेवल का कंटेंट नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं मार्केट में, इतनी गारंटी है। ठीक है, और 68 बीपीएससी जो है मेंस का पेपर, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहा है कि हमसे कितना क्वेश्चन लड़ा है, जबकि हमने काफी कम और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें अवेलेबल कराई थी। ठीक है, तो हमने अपना प्रमोशन कर लिया। आप कहोगे बार बार अपना ही प्रमोशन कर रहे हैं, तो देखिए हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। ये आप 5वीं 6ठी कक्षा को छोड़ दो, 7वीं कक्षा से जब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो ना, तो एक एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ो और चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उसको लिखने की कोशिश करो। इसमें कोई शब्द सीमा नहीं, मतलब संक्षेप में लिख रहा है तो संक्षेप में लिखो, जितने शब्दों में आप लिख सकते हो। लॉन्ग आंसर कहने के लिए बोल रहा है, लिखने के लिए बोल रहा है, तो आप लॉन्ग आंसर लिखो, लेकिन उसमें आप समय और ऐसा स्ट्रेस लेके मत लिखो। अभी फिलहाल जीरो लेवल पे हो तो आपको चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर के लास्ट में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए, उसको लिखना है। अब एक बात बताओ, इस संक्षेप में लिखना है, उपनिवेशों में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी। काफी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी क्यों नहीं पूछ सकता इसमें, क्या मतलब कितना अच्छा स्टैंडर्ड वाला ये प्रश्न है। आप सोचोगे ऐसे, मतलब बहुत लोग जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं ना, उनको दे दिया जाए तत्काल में ये क्वेश्चन तो नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझो, एनसीईआरटी आपका काफी ज्यादा हेल्प करता है। और एनसीईआरटी हर एक बुक जो है एक फिलॉसफी पे बेस्ड होता है और एनसीईआरटी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है, आपकी अवलोकन क्षमता पे को बढ़ाने पे बेस्ड है। तभी एनसीईआरटी में एग्जांपल्स ज्यादा दिए रहते हैं, केस स्टडी ज्यादा दिए रहते हैं। तो इस चीज को समझो, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस जीरो लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे, इवन इफ एडवांस लेवल पे भी काफी ज्यादा है। इसके साथ साथ पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान
दिया। अब ये कितना महत्वपूर्ण है, आपको शॉर्ट में लिखना है, पूरा चैप्टर पढ़ा और आपने लिखने बैठे और ये 5-4 क्वेश्चन लिख लिया तो आपको कम प्रैक्टिस होगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगा और आपको पता भी चल जाएगी अपनी एबिलिटी कि आप टॉपिक को कितना अच्छे तरीके से पढ़ के और उसको एलोबरेट कर रहे हो दिए गए प्रश्नों के अनुसार अपने ज्ञान को। ठीक है, तो आपको बात आगे समझ में, जीरो लेवल पे आपको करना क्या है, आप छठी कक्षा से नहीं, जब 7वीं कक्षा से एनसीईआरटी शुरू कर दो, तो चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, कुछ कोई भी चैप्टर हो किसी से रिलेटेड, तो उससे जो क्वेश्चन आंसर दिया रहता है लास्ट में, चैप्टर के लास्ट में, अमूमन जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं स्कूलों में, तो उसको लिखने की कोशिश करो। ये है जीरो लेवल से स्टार्टिंग। इसमें ना ही आपको शब्द लिमिट दी गई है और ना ही समय के बारे में कुछ सोचना है। ठीक है, सोच सोच के लिखो, समय लेके लिखो। ठीक है, यदि पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हो तो करो यार, मेहनत करना बहुत ही आवश्यक है। और अभी जो ये पेपर लेंदी बना रहा है तो उनके लिए और लेंदी हो जाएगा जो मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, आपका ज्ञान का होराइजन तो बढ़ाना ही है, साथ में उस लेंदी पेपर को दिए गए समय में ही सारी चीजें लिखनी होती हैं और दिए गए स्पेस में, तो इस चीज को ध्यान में रखना। हमारा जीरो लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपको मैंने समझा दिया। अब बात आ जाती है यहां पे, कहां गया, ठीक है, तो जीरो लेवल में हमें क्या करना है मैंने बता दिया। अब बात आती है सेंट्रल लेवल की। अब सेंट्रल लेवल भी, जीरो लेवल में आपने खूब तैयारी करा, आपने छठी कक्षा से 10वीं कक्षा तक की एनसीईआरटी पढ़ा और हर एक चैप्टर में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको लिखने की प्रैक्टिस करा। अमूमन नहीं है, सारे क्वेश्चन लिखो, 2-3 क्वेश्चन उठा के लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब बात आ जाते हैं सेंट्रल लेवल में। जीरो लेवल पे आपको नहीं समय के बारे में सोचना था, नहीं शब्दों के बारे में सोचना था। आपको जितना समय मतलब आप लिख सकते थे और जितना आप अपने ज्ञान को शब्दों में तब्दील कर सकते थे, आपने तब्दील किया। अब बात आ जाती है, जब आप 7वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक लिख लोगे तो आप सेंट्रल लेवल पे ऑटोमेटिक आ जाओगे। आपकी महारत जो है दिन प्रतिदिन आप उसमें मास्टरिंग करते जाओगे तो आप सेंट्रल लेवल पे पहुंच जाओगे। अब सेंट्रल लेवल पे करना क्या है, जो आंसर राइटिंग आपने प्रैक्टिस किया है इसमें टाइम मैनेजमेंट को इंक्लूड कर देना है। ठीक है, अभी स्पेस की बात नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट को इंक्लूड कर देना है। अब करना क्या है कि मान लीजिए कि कोई शॉर्ट आंसर दिया है, एक मान लीजिए पहला प्रश्न है सेक्शन ए का, जीएस फर्स्ट सेक्शन ए पहला प्रश्न, और ये दे रहा है कि मान लीजिए 1857 के आंदोलन की विफलता के कारणों को लिखें, शॉर्ट में लिखना है। तो मैं आपको बता देता हूं, हर एक क्वेश्चन की शब्द सीमा जो है मैक्सिमम और मैक्सिमम 80 शब्दों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट है और ये 80 शब्दों में दिए गए समय में, और मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन जो है, पहले बड़ा सा क्वेश्चन आप 15 मिनट में 16 मिनट में लिखते थे, अब 5 क्वेश्चन जो है उतना ही मिनट में लिखना है। ठीक है, 15 मिनट 16 मिनट में, तो 3 मिनट 2.5 मिनट ऐसे ही आपको लिखना है, क्योंकि कुछ सोचने में भी समय निकल जाएगा। तो इस 3 मिनट में आपको क्या करना है, 80 शब्दों में 1857 के विफलता के कारणों को लिखना है। और इसमें मैं जो टेस्ट कंडक्ट करवाता हूं तो बच्चे, मैं देखता हूं कि लगते हैं एलोबरेट करने, लगते हैं भूमिका लिखने, तो भूमिका वगैरह नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। बस आप 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण निम्न है, अब सारी चीजें जो भी कारण थे उसको लिख दिया, उसको एलोबरेट करने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर समय है, देख रहे हो कि शब्द थोड़ा सा और लिख सकते हो तो उसमें लिख दो। ठीक है, तो ये चीजें अब इसमें जब जीरो लेवल पे नहीं समय की कोई पाबंदी थी आपके पास, नहीं शब्दों की पाबंदी थी, और यहां पे आपको शब्द और समय की पाबंदी हो गई है। मीडिएटर मतलब सेंट्रल लेवल पे उसी चीजों को लिखो। अब आप कहोगे कि हम कहां से प्रश्न लेके आएंगे, उसी प्रश्नों को आप टाइम मैनेजमेंट के साथ, वर्ड लिमिट के साथ लिखने की कोशिश करो। तो ये नहीं कि आपको 7वीं 8वीं की लिखना है, 10वीं 11वीं और 12वीं के एनसीईआरटी जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो उसका क्वेश्चन, उसके मतलब जो भी चैप्टर आप खत्म करोगे उसका प्रश्न जो है उस पर आधारित प्रश्न लिखने की कोशिश करो दिए गए समय में और शब्द सीमा के अंतर्गत। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल लेवल। इतना जब आप कर लोगे ना तो आप रेडी हो जाओगे डी डे के लिए। तो बिफोर डी डे, अब जो डेमोलिशन डे होता है, जो मेंस एग्जाम होता है, उसमें एंटर करने से पहले मुझे लगता है कि आपको अमूमन 15 से 20 मतलब टेस्ट जो है दे लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें काफी ये महत्वपूर्ण क्यों है, चाहे किसी भी कोचिंग में लो लेकिन लेना जरूर है, और वो भी कोचिंग संस्थाओं के द्वारा, या आप ग्रुप बना के पढ़ते हो तो उसमें लेना है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। अब इसका महत्व क्या है, मैं इसे एडवांस लेवल पे क्यों रखा हूं, इसमें जो है ये जो टेस्ट है इसमें टाइम मैनेजमेंट, वर्ड लिमिट और स्पेस लिमिट जो भी आ जाएगा, मतलब पेपर में जो जगह दिया रहता है ना, अब फॉर्मेटिंग तो वैसे ही हो गई है कि क्वेश्चन दिया रहेगा और दिए गए
शब्द सीमा के अंतर्गत, समय के अंतर्गत आप जो स्पेस दिया है पेपर में, उसी में आपको लिखना है सारी चीजें। तो इसमें तीनों चीजें इंक्लूड हो गई। जो मतलब एग्जाम का फाइनल माहौल होता है, उस माहौल में आप 15 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार, 35 बार, आप जितना भी बार शामिल होना चाहते हो लो। और उसी मतलब कोचिंग सेंटर में जाना जहां पे प्रॉपर मार्किंग होके आपको मिले, आपका फीडबैक मिले, ताकि आप जज कर सको कि आपने जो है कितना सही लिखा और जो मास्टरिंग किया है जीरो लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, उसका कितना फायदा पहुंचा। और विश्वास कीजिए कि मेरे द्वारा बताए गए जो भी प्रोसेस को यदि अपना लिया, अब ये चूंकि इंटेंस है, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन यदि हंसी खुशी एसडीएम बनने के लिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और देखिए आने वाले समय में ना बिहार में काफी ज्यादा डायनेमिक चेंजेस होने वाले हैं। वो बात और है कि करप्शन की वजह से या किसी और वजह से भागलपुर का पुल जो है डेमोलिश हो गया, ऑटोमेटिक गिर गया, वो बात अलग है, चर्चा का विषय अलग है। लेकिन विकास के रास्ते दिन प्रतिदिन खुलते जाएंगे और आपको कार्य करने का डायनामिज्म मिलेगा। तो आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी, प्रॉपर आपकी समझ रहेगी, तभी जाके जो है आप एक अच्छे प्रशासक के रूप में बिहार को अपना सर्विस दे पाओगे, योगदान दे पाओगे। नहीं तो बहुत लोग सिलेक्शन लेने के बाद पड़े रहते हैं किसी कोने में, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछता, आजीवन उनको बस रोजी रोटी का एक साधन मिल जाता है बताने के लिए, हाँ हम फलाना डिपार्टमेंट में हैं, एसडीएम है, चाहे बीडीओ हैं, क्या योगदान है कोई नहीं जानता। ठीक है, तो आपकी पहचान आपकी कुर्सी से नहीं, बल्कि कुर्सी की पहचान आपके कर्मों से, आपके अच्छे कार्यों से और बिहार के प्रति आपके योगदान से होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और हाँ, कुछ लोग मेरी लिबर्टी का और मेरी सहजता का फायदा उठा रहे हैं। एक बहन जो है, शायद मुझे पता नहीं, दिन भर में कई सारे बच्चों का, 50 बच्चों का कॉल आता है, तो मैं कहाँ जिनका नाम सेव रहता है उनको जानता हूँ, जिनका नाम नहीं सेव रहता है तो उनको नहीं जानता हूँ। तो एक बहन ने कॉल करा, अब कितने दिन से कॉल कर रही थी, पूछी कि आपके अभी बैच में कितने बच्चे का एडमिशन हो गया। तो मैंने बताया कि 70, और 70 के आसपास हमारे जो अभी मेंस बैच चल रहा है, अचीवर बैच एडमिशन चालू है, उसमें बच्चों का एडमिशन हो गया। एडमिशन होने के लिए इंक्वायरी करने के लिए बच्चे अमूमन कॉल करते हैं, तो उनका कॉल आया, तो कह रहे हैं कि आपके पास प्री का बैच चल रहा है, इस मेंस का बैच चल रहा है, तो क्या आपको इतना समय मिल जाता है कि मैं जब कॉल करती हूँ आप कॉल उठा लेते हो? तो भैया यदि एज ए टीचर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ऑब्वियस आपको काउंसलिंग देना है तो मुझे उठाना ही पड़ेगा। हम कोई ऐसे असिस्टेंट तो रखे नहीं है कि असिस्टेंट उठाएगा, और एकदम से कॉमर्शियल तो नहीं है, बच्चे तरस जाते हैं टीचर से मिलने के लिए। ठीक है, तो उन बहन को मैंने कहती कि माता जी, बहन जी आप कहीं और एडमिशन ले लो। मेरी सहजता का आप लोग गलत फायदा ना उठाएं। मैं सहज होता हूं इसलिए कि मैंने जो संघर्ष झेला है, उस संघर्षों को आपको न झेलना पड़े, उसका जो है मेरा जो अनुभव है उसका लाभ आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके, और आप जल्दी ही 1-2 सालों में सिलेक्शन लेके अपने मम्मी पापा के आशाओं पे खरे उतरो, अपने आप को मतलब साबित करो समाज में, और देश की समाज की प्रगति में योगदान दो। ये हमारा लक्ष्य है। ठीक है, तो हाँ, किसी की सहजता की मतलब वैसे नहीं करना चाहिए कि सहजता किसी की कमजोरी है। ठीक है, तो छोड़िए, बात ही छोड़िए। तो ये मैंने बता दिया। वीडियो को सम अप करना चाहूंगा, जीरो लेवल पे आपको एनसीईआरटी के सारे चैप्टर 7वीं कक्षा से जब आप पढ़ना शुरू कर देते हो, तो चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चन सेट दिया रहता है उसमें 1-2 क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करो। ठीक है, इसमें शब्द सीमा और टाइम लिमिट का कोई बाउंडेशन नहीं है। फिर आ जाते हो आप सेंट्रल लेवल पे। सेंट्रल लेवल पे आप कहां से मतलब क्वेश्चन लाओगे ये सोचते हो, तो आप 7वीं से 12वीं तक की जो भी एनसीईआरटी पढ़े हो, कोई सा भी चैप्टर उठा लो, पढ़ लो, रिवाइज कर लो, और फिर उसमें जो है टेस्ट दो। उस चैप्टर पे आधारित जो पीछे प्रश्न दिए रहते हैं पाठ के पीछे, तो उस पे दो, और उसमें क्या करो, टाइम का इनपुट दे दो कि इतना टाइम में मुझे लिखना है। पूरा जो है स्टॉप वॉच लगा के आगे रख के, और शब्द सीमा का इनपुट उसमें डाल दो। ठीक है, तब इतना कर लोगे तो आप सेंट्रल लेवल पे ही आपको महारत हासिल हो जाएगा। पूरा 7वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक जो बच्चे मतलब 7 साल 8 साल प्रिपरेशन करते हैं, आप कुछ ही महीनों में करके प्रैक्टिस करके जो है सेंट्रल लेवल पे पहुंचोगे, और सेंट्रल लेवल पे पूरा महारत हासिल करने के बाद आप फाइनल जो है डी और दैट मींस एडवांस लेवल वाला टेस्ट दो, जो पूरा एग्जामिनेशन के माहौल पे आपको टेस्ट दिखने को मिले। फुल पेपर का आपका टेस्ट होना चाहिए, और प्रॉपर जैसे बीपीएससी पूछता है, इसमें शब्द सीमा, स्पेस सीमा, मतलब स्पेस की भी लिमिट हो गई है, अब पेपर में ही लिखना होता है, उसी में प्रश्न होता है, और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट। ये सारी चीजों के इंक्लूजन के साथ कम से कम 25-30 आप टेस्ट दे लो, तो आप ऑब्वियस आप एग्जाम में आराम से एग्जाम को क्रैक करके सफलता की माला जो है अपने गले में डाल सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। कोई अन्य प्रश्न हो आंसर राइटिंग से रिगार्डिंग, तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, और हमसे जुड़ने के लिए इफ यू वांट टू
maintain the pace and standard of your preparation for 69 BPSC mains examination, my dear brothers and sisters, then you can call and WhatsApp on 98 10 63 8805। दूसरा नंबर है 97 170 58 805। इन दोनों नंबर में किसी पर भी कॉल करके व्हाट्सएप करके हमसे जुड़ के आप अपने प्रिपरेशन का पेस और स्टैंडर्ड दोनों मेंटेन कर सकते हो। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।